ये है पहलगाम। ये जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो लीडर रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये अप्रोक्स 2200 मीटर की हाइट पे है, जहां स्नो कवर्ड हिमालयाज, घने देवदार और पाइन के जंगल और लश ग्रीन वैलीज का जबरदस्त व्यू मिलता है। यहाँ का क्लाइमेट समर में काफी प्लीजेंट होता है, जबकि विंटर में फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के साथ हेवी स्नोफॉल होती है और इसीलिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट उस दिन यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें ये नहीं पता था कि मैक्सिमम लोग अपने घर नहीं जा पाएंगे। इस अटैक की जो प्लानिंग थी वो कई महीने पहले ही कर ली गई थी। अब क्योंकि ये कोई आम प्लानिंग तो थी नहीं, तो एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए थे, जैसे कि सैटेलाइट के इमेजेस। अब यहाँ पे पाकिस्तान कैसे षड्यंत्र रचता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के पास खुद का कोई ढंग का हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करने वाला सैटेलाइट नहीं है, और फिर भी अगर अपने सैटेलाइट से वो पहलगाम की फोटोज कैप्चर करता तो इंडियन एजेंसीज को पता चल जाता। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या उनकी आर्मी डायरेक्टली चाइनीज सैटेलाइट से पहलगाम और आसपास के एरियाज की फोटोज लेती तो भी इंडियन एजेंसीज को पता चल जाता। तो यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट का इस्तेमाल करने का सोचा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट टेरेन या फिर किसी और चीजों के फोटोज ले रहा होगा, सबको यही लगेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि अगर ये लोग खुद सैटेलाइट इमेजेस के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ ऑर्डर करते तो सीआईए या फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के कान खड़े हो जाते। इसलिए इन्होंने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया, यानी कि इनके जगह ऑर्डर कोई और देता है। अब पाकिस्तान की एक कंपनी है BSI यानी कि बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी का फाउंडर है उबैदुल्लाह सईद। ये एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है और यूएस के फेडरल कोर्ट ने इसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉल्यूशंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को देने के लिए कन्विक्ट किया था, और 1 साल के लिए ये हवालात की हवा भी खा चुका है। अब मैक्सर अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करती है, और इनसे कई कंट्रीज इमेजेस खरीदते भी हैं। इनके एक इमेज की कीमत तो कुछ केसेस में 3 लाख से भी ऊपर जाती है। तो 2024 में मैक्सर टेक्नोलॉजी ने इसी BSI को अपना पार्टनर बनाया था। पार्टनर इन सेंस कि अगर किसी को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस खरीदने हो तो वो डायरेक्टली मैक्सर से ना खरीद के BSI से खरीद सकता था। अब मैक्सर टेक्नोलॉजी से फरवरी 2025 में ही पहलगाम, अनंतनाग और पुलवामा की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑर्डर किए गए थे। 12, 15, 18, 21 और 22 फरवरी को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑर्डर प्लेस किए गए थे, और 24 और 29 अप्रैल को भी ऑर्डर्स दिए गए थे, ताकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस और उनके कैंप की कोई मूवमेंट होती है तो पता चल जाए। एक रोड, एक सिक्योरिटी पोस्ट, सब कुछ के डिटेल्स उनके पास आ चुके थे, और वो भी एकदम ऊपर से देखे हुए। इसरो के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजेस देखकर अटैकर्स ने सिक्योरिटी गैप को आइडेंटिफाई किया। जैसे कि चोर को घर का मैप मिल जाता है तो वो लूप होल निकाल लेता है, एकदम ठीक वैसे ही। और जब द प्रिंट ने इस चीज के ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया तो बूम, बैंग ऑन। ये जो लिस्ट था, इस लिस्ट में से मैक्सार ने BSI का नाम हटा दिया, मतलब कि हम लोग एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। और अब मैक्सार के इंडेक्सेस और आर्काइव्स की जांच हो रही है ताकि पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा सके। इन शॉर्ट, छापा मारा जा रहा है। तो अब जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट / पाकिस्तानी आर्मी के पास पहलगाम और उसके आसपास के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आ चुके थे, तो अब टाइम था कि इस अटैक को करने वालों को सिलेक्ट करना। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट / आर्मी ने इस मकसद के लिए सिलेक्ट किया लश्कर-ए-तैयबा को, और फिर इन फोटोज को लश्कर-ए-तैयबा को हैंड ओवर कर दिया गया। इस पूरे अटैक के पीछे पाकिस्तानी गवर्नमेंट / आर्मी तो थी ही, और लश्कर-ए-तैयबा का हासिम मूसा और अली भाई इसको लीड कर रहा था। कुछ सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद ऑर्डर दिया था, और आसिम मुनीर को चाइनीज गवर्नमेंट / CCP से ये करने के लिए कहा गया था, क्योंकि ठीक उसी समय एप्पल और उसके साथ साथ कई और बड़ी टेक कंपनीज अपने प्लांट्स चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रही थी, और अगर इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाता, वॉर शुरू हो जाता, तो कंपनीज के पास वापस चाइना जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि दुनिया पैसे से चलती है और मैन्युफैक्चरिंग ही चाइना का बैकबोन है, और इंडिया वही चाइना से छीन रहा था। तो अब सारी प्लानिंग हो जाने के बाद आतंकियों ने पहलगाम तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं लिया। इन्होंने चुने वो रास्ते जो सबसे ज्यादा सुनसान और मुश्किल
मुश्किल थे, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर सबसे कम पड़ती है। पहलगाम तक आने के लिए दो पॉसिबल रूट्स इन लोगों ने अपनाए थे। पहला, या तो किशातवर साइड से आए या फिर दूसरा रास्ता यानी कि अवंतीपुरा साइड से आए। और यहाँ पे एक OGW यानी कि ऑन ग्राउंड वर्कर और लोकल सपोर्ट आदिल अहमद ठोकर उनका इंतजार कर रहा था और मोस्ट प्रोबेबली ये इसी रूट से आए थे क्योंकि ये रूट ज्यादा छिपा हुआ और सिक्योर था। OGW वो लोग होते हैं जो टेररिस्ट को छिपने में, खाने में और उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। और इस बार तो 20 से भी ज्यादा OGWs इन्वॉल्व थे और कम्युनिकेशन के लिए इन लोगों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था ताकि सिग्नल ट्रेस ना हो पाए। अब 15 अप्रैल को अटैकर्स पहलगाम पहुंच गए। लोकल्स ने उनको शेल्टर दिया। फिर उन्होंने 4 जगह सर्वे किया, जिसमें कि बैसरन, आरू वैली, बेताब वैली और एक अम्यूजमेंट पार्क था। बैसरन को टारगेट इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी सबसे कम थी। तो सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप प्लान हुआ था। फरवरी में पाकिस्तान ने सैटेलाइट इमेजेस मंगवाई। 15 अप्रैल को अटैकर्स पहलगाम में एंट्री लेते हैं OGW की हेल्प से और 18 अप्रैल को LET कमांडर सैफुल्ला मूसा ने पाकिस्तान में रैली में अटैक करने का हिंट दिया। फिर 22 अप्रैल को बैसरान वैली में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। लोगों से उनके धर्म पूछे गए कि वो किस धर्म को बिलोंग करते हैं और नॉन मुस्लिम्स को एक साइड कर दिया गया। अब कुछ लोग इस सिचुएशन को भांप चुके थे कि स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम्स को ये लोग मारने आए हैं, तो इन लोगों ने कह दिया कि हाँ मैं भी मुस्लिम हूँ। लेकिन इनके मन का डाउट जब फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो इन लोगों ने जेंट्स जो थे उनके पैंट्स उतारे और पैंट्स उतरवा के चेक किए कि ये मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम है। और ऐसी ही सेम घटना दिल्ली के दंगों में भी हुई थी, जब IB ऑफिसर की पैंट उतारकर कंफर्म किया गया था कि वो मुस्लिम नहीं है और फिर उसे चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया और फिर उसकी डेड बॉडी को एक नाली में फेंक दिया गया था। और इस मामले में ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी का काउंसिलर है, वो अभी भी जेल में है। खैर, जो जेंट्स थे उनको पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिया जाता है और जब उनकी वाइफ कहती है कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ा है, तो ये आतंकवादी कहते हैं कि जाओ मोदी को बता देना। अब इसके बाद देश भर में पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए मांग उठने लगती है। न्यूज डिबेट्स होने लगते हैं कि इंडिया जवाब कब देगा। यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर टोटल 2 फेज में कंडक्ट किया गया था और ये अभी भी चल रहा है। तो सबसे पहला पार्ट था इंटेलिजेंस गैदरिंग का। ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 को एग्जीक्यूट करने से पहले टारगेट लॉक करना और टारगेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 21 टेरर हब्स को आइडेंटिफाई किया, जिनमें से 9 टॉप प्रायोरिटी पे थे। सैटेलाइट से फोटोज ली गई, फोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए जा रहे थे और हर एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखी जा रही थी। और ये जो पूरा ऑपरेशन था, इसमें मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल था। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जिसको कि अडानी डिफेंस ने इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर डेवलप किया था, उसकी मदद से मिलिटेंट्स के मूवमेंट को पाकिस्तान और POK में एक्यूरेटली ट्रैक किया गया और टारगेट्स को प्रिसाइजली आइडेंटिफाई किया गया। ये ड्रोन्स हाई रिजोल्यूशन इमेजरी और जियो स्पेशल डेटा इंडियन फोर्सेस को सेंड करते हैं, जिससे प्रिसीजन अटैक करने में बहुत मदद मिलती है। इन शॉर्ट, ये ड्रोन्स इंडियन आर्मी जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर भारतीय भूमि पे सर्विलेंस रूम में बैठे हुए थे, उनको इस पूरे रेकी के लिए जानकारी दे रहे थे, जिसमें कि हाई रिजोल्यूशन इमेजेस और जियोग्राफिकल लोकेशंस भी थे। अब देखिए, वॉर रूम में ये जरूरी होता है कि दुश्मन को आपके आने की भनक भी ना लगे और आप अपना काम चुपचाप करके निकल जाओ, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने वाले थे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो पाकिस्तान और उसके एयरफोर्स को बेवकूफ बनाने के लिए हमारी एयरफोर्स ने राजस्थान के ऊपर नोटम इशू किया। नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन। अब इसमें एक्चुअली होता यह है कि पायलट को बताया जाता है कि एक्सरसाइज के लिए जो रनवे है वो खाली है और सब कुछ सही है। इसके कारण पाकिस्तानियों को लगा कि इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, पर असलियत में ऑपरेशन सिंदूर के लिए रफाइल जेट्स को रेडी किया जा रहा था। मई 7 की रात को सिर्फ 25 मिनट में इंडियन आर्म फोर्सेस ने प्रिसीजन से स्ट्राइक किए। हर टारगेट को इतनी एक्यूरेसी से हिट किया गया कि सिविलियन कैजुअलिटीज 0 थी। इंडियन एयरफोर्स के रफाइल जेट्स ने राजस्थान से टेक ऑफ किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर होने वाले रडार के ब्लाइंड स्पॉट्स का पूरा इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जाम करने के लिए पहले ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स एयरबॉर्न थे। साथ में इंडियन नेवी भी स्टैंड बाई पे थी। अरेबियन सी में INS चेन्नई और INS कोलकाता जैसे डिस्ट्रॉयर्स ने पाकिस्तानी कोस्टल मूवमेंट्स के ऊपर नजर रखी हुई थी, ताकि अगर कोई रिटेलिएटरी नेवल एक्शन हो तो उसका जवाब भी हम लोग तुरंत दे सके। ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ रात के 1 बजे, जब इंडियन एयरफोर्स के रफाइल जेट्स ने स्कैल्प मिसाइल्स लॉन्च किए। फिर इसके जस्ट 7 मिनट के बाद यानी कि 1:12 पर सुखोई 30 ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़े, जो डायरेक्टली जाकर हिट करता है मुजफ्फराबाद के टेरर लॉन्च पैड को। फिर 1:20 पे मिराज 2000 ने अपना रोल प्ले किया और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स ड्रॉप किए, जो कि मुरीदके के लश्कर ट्रेनिंग कैंप्स पे जाकर गिरते हैं और इसकी एक्यूरेसी थी
3 मीटर से भी कम। मतलब कि जहां पे हमने बॉम्ब को टारगेट करके गिराया है, ये बॉम्ब उसी के 3 मीटर के आसपास में गिरेगा। बहावलपुर पंजाब, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, यानी कि मसूद अजहर का बेस था, यहाँ पे स्कैल्प मिसाइल को राफेल से लॉन्च किया जाता है, जिसका रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा था। मिसाइल ने कंक्रीट रीइंफोर्स्ड अंडरग्राउंड बंकर को जाकर डिस्ट्रॉय किया और ये वही जगह था जहां पे मसूद अजहर रिपोर्टेडली लास्ट टाइम स्पॉट हुआ था। अब स्ट्राइक के तुरंत बाद पाकिस्तान के अंदर इतना खौफ था कि उसने मीडिया ब्लैकआउट अनाउंस कर दिया, लेकिन कुछ लोकल रिपोर्ट्स ने ब्लास्ट के वाइब्रेशन को 3 किलोमीटर दूर तक महसूस किया था और रात के 1:30 बजे तक हमारे सारे जेट्स अंबाला और आदमपुर बेस पर वापस आ चुके थे बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट किए। एक टारगेट पे सर्जिकल प्रिसीजन से अटैक हुआ, लेकिन इसके बाद भी ड्रोन अटैक्स जारी रहे। मुजफ्फराबाद POK यानी कि LET का वेपन स्टोरेज डिपोट, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, जिसको अडानी और इजराइल की एल्बिट कंपनी ने बनाया है। ये कम आवाज वाले ड्रोन्स ने सुबह 3:13 पे 3 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक्स किए। ब्लास्ट प्रूफ कंटेनर जिसमें RDX और एंटी टैंक माइंस स्टोर किए हुए थे, उन्हें एयरबस्ट वारहेड ने उड़ा दिया। फिर आता है सियालकोट पंजाब यानी कि हिजबुल का कोऑर्डिनेशन हब। यहाँ इस्तेमाल किया गया ULPGM ड्रोन मिसाइल। ये ड्रोन मिसाइल ग्राउंड लेवल से फायर हुआ और इसने एक अबैंडन्ड वेयर हाउस को स्ट्राइक किया जहाँ पे मीटिंग चल रही थी। ये सेम जगह पिछले महीने रावलपिंडी से आई फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी था। अब ब्लास्ट के बाद ISI ने यहाँ पे एक इमरजेंसी टीम भी भेजी, लेकिन उस समय तक ये जो पूरा साइट था वो तबाह हो चुका था। चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट जो कि पेपर के ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, उनकी हवा निकल चुकी थी। ऑन ग्राउंड ना तो ये हमारे एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाए, ना ही ये हमारे एक भी ड्रोन को गिरा पाए। ये जो नाम है ना, मेड इन चाइना, ये नाम ही काफी है। ये जो रियल वॉर होता है ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, हवाबाजी नहीं। अब ये जिस तरीके से हमारे आर्मी ने अटैक किया था, जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन किया था, इसका इंटेंसिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट थ्रॉटलिंग हो रहा था। लोकल मीडिया चैनल्स ने मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देकर लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेजरी और OSINT यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लोगों ने तुरंत एविडेंस रिलीज कर दिया। और इस बार तो हमारी आर्मी ने जो पाकिस्तान को दर्द दिया वो लोग भूलने वाले नहीं थे, क्योंकि इस बार प्रूफ हमें देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की आवाम दे रही थी। और ये तो जो मैंने आपको बताई, तो सिर्फ अभी फेज 1 की बात थी। अभी जब फेज 2 आएगा ना, तो धरती कांपने लगेगी। अब पाकिस्तान के अंदर पैनिक था और ISI और आर्मी एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलना शुरू कर चुके थे। टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को रिलोकेट किया जा रहा था और बॉर्डर एरियाज में इंडियन सर्विलियंस डबल हो चुकी थी। लेकिन हर स्ट्राइक के बाद एक इको होता है। ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 के कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान ने प्रेडिक्टिवली एक रिटेलिएटरी काउंटर स्ट्राइक लॉन्च किया। इस बार बैटलफील्ड में मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन्स भी थे। टारगेट था भारत का नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड ओवर अ डजन साइट्स। जम्मू, पठानकोट, जोधपुर, बीकानेर, अंबाला, सब पे साइमल्टेनियस ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स किए गए। लेकिन पाकिस्तान एक चीज भूल गया था कि इंडिया ने सिर्फ अटैक नहीं प्लान किया था, बल्कि डिफेंस भी रीइंफोर्स करके रखा था। इस मिशन से पहले इंडिया ने लेयर्ड एयर डिफेंस में एक क्रूशियल एडिशन किया था, अडानी का इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम। ये सिस्टम ट्रेडिशनल रडार से हटकर AI बेस्ड 3D रिकॉग्निशन यूज करता है और रियल टाइम ड्रोन पाथ प्रेडिक्शन करता है। और इंटीग्रेशन में था LRSAMs, स्पाइडर्स और आकाश मिसाइल के साथ। जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स ने एयर स्पेस को ब्रीच किया, कमांड सेंटर ने इंस्टेंट इंटरसेप्ट ट्रिगर किया। विद इन सेकेंड्स मल्टीपल होस्टाइल टारगेट्स को ट्रैक कर लिया गया और हर एक ड्रोन और मिसाइल को मिड एयर ही ब्लास्ट कर दिया गया। ना ही एक भी इंडियन इंस्टॉलेशन डैमेज हुआ, ना ही एक भी एसेट लॉस्ट हुआ। इन मिसाइल्स के जो डेब्री मिले, उसका फोरेंसिक ट्रेस कंफर्म करता था कि ये सभी के सभी पाकिस्तानी ओरिजिन के थे और मेड इन चाइना इक्विपमेंट्स थे। आप खुद देख सकते हैं कि इनके जो इक्विपमेंट्स है वो कितने रिलायबल है। अगर आपको इनके इक्विपमेंट्स की सच्चाई जाननी है तो ये भी जान लीजिए कि चाइना खुद रसिया से S-400 लेने के लिए रोता रहता है। मतलब कि इनको खुद के अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है और ये अपने उसी डिफेंस या फिर अपने मिसाइल के ऊपर छाती चौड़ी करके चलते हैं। कई चाइनीज मिसाइल्स तो इंडिया में एज इट इज मिले, जो कि पाकिस्तान से फायर किए गए थे। शायद इनके फ्यूल खत्म हो गए होंगे या फिर फायर होने के बाद फुसकी रह गया होगा। मतलब चाइनीज मिसाइल, अरे यार इससे ज्यादा तो दूर हमारी दिवाली का जो मुर्गा छाप वाला रॉकेट है ना, वो चला जाता है। तो पहले फेज में टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन फेज 2 में इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान के एयर पावर और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, क्योंकि हमारी आर्मी आगे की सोचती और हमारे आर्मी को इस बात की भनक थी कि इतना डिस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल की धमकी तो जरूर देगा। तो हमारी आर्मी ने इनके रूट्स के ऊपर वार किया। अब ये वो स्टेज था जहां पे दुनिया को सिग्नल मिल चुका था कि इंडिया इज डन प्लेइंग डिफेंस।
स्ट्राइक के लिए 3 ग्लैडिएटर चुने गए और हर एक का रोल प्री डिफाइंड था। सुखोई 30 जो कि हैवी लिफ्टर्स है, ब्रह्मोस मिसाइल कैरियर्स है, ये जेट्स इंडिया की एयर स्पेस से ही फायर करने की कैपेसिटी रखते हैं। रफाइल जो कि डीप स्ट्राइक कर सकते हैं, स्कैल्प और हैमर से सर्जिकल हिट करने के लिए तैयार थे। और मिराज 2000 ओल्ड वॉरियर जिन्होंने 2019 बालाकोट में भी दुश्मन के दिल को चीर दिया था। वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न कमांड जोन से एयर ट्रैफिक ऑर्केस्ट्रेट हो रहा था। हर पायलट, हर क्रू को पता था कि उनके पास सिर्फ 20 मिनट का ही विंडो है और एक भी सेकंड का अगर डिले होता है तो मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था। पहला वार जो मिसाइल था उससे नहीं हुआ बल्कि एक डमी प्लेन से किया गया। ऑपरेशन की रात इंडिया ने अपने एयर स्पेस से कुछ डमी एयरक्राफ्ट लॉन्च किए और पाकिस्तान के रडार्स प्लेन्स के जैसे दिखाई देते हुए इन एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने लगे। इनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गया था। उसी वक्त हमारे जो इजरायली ओरिजिन का हरूब ड्रोन था वो कामिकाजी स्टाइल में अनएक्टिवेटेड रडार्स पे जाके ब्लास्ट हो जाता है और अब पाकिस्तान का रडार सिस्टम इनइफेक्टिव हो चुका था। लेकिन इनइफेक्टिव होने के पहले कुछ डमी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी मिसाइल ने इंटरसेप्ट कर लिया था, जो कि हमारा प्लान का एक हिस्सा था, ताकि हमें इनकी जो रडार्स वगैरह है ना उनके लोकेशन मिल जाए। और इसी डमी एयरक्राफ्ट को गिरा के पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी जनता को बेवकूफ बना रही थी कि भाई हमने रफाइल गिरा दिया, हमने रफाइल गिरा दिया, पाईजान हमने रफाइल गिरा दिया। पर रफाइल गिराने का प्रूफ तो मिलता ही नहीं क्योंकि रफाइल तो गिरा ही नहीं था। और जब इनके मिनिस्टर से पूछा जाता है कि आपके पास रफाइल गिराने के क्या प्रूफ है तो ये कहते हैं कि इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके देख लो। अभी जो डमी वाला टेक्निक है ना, ये सेम टेक्निक रशिया ने भी इस्तेमाल किया था अपने S-400 और S-300 के साथ और अमेरिका को रशिया ने कई महीनों तक बेवकूफ बनाया था। खैर जब दुश्मन अंधा हो गया तब इसके बाद रियल स्ट्राइक शुरू होता है। सुखोई जेट्स ने ब्रह्मोस लॉन्च किए और पहला टारगेट था सरगोदा एयरबेस। स्ट्राइक ने कंट्रोल टावर और शेल्टर को छिन भिन कर दिया। साइमल्टेनियसली राफेल ने स्कैल्प मिसाइल से नूर खान एयरबेस पर ब्लो डिलीवर किया, जहां पाकिस्तानी के VVIP और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट स्टेशन होते हैं। मिराज ने स्पाइस 2000 से रहीम यार खान और भुलारी जैसे बेसिस के हार्डन बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस पूरे माहौल में, इस पूरे समय में जो इंडियन जेट्स थे वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में क्रॉस ही नहीं किए थे। इसके बाद ड्रोन्स ने फॉलो अप स्ट्राइक्स किए कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक। एयर डिफेंस के सेंसर्स फिर से एक्टिवेट हुए और हरूब ड्रोन्स फिर से उनके ऊपर टूट पड़े। इसके साथ साथ अडानी डिफेंस का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन से भी स्ट्राइक किया गया। जकोबाबाद एयरबेस पे पाकिस्तान के UAV और रडार कंट्रोल सिस्टम का नर्व सेंटर था और इंडियन मेड स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ने यहाँ कमांड सेंटर और सरफेस रडार यूनिट्स को प्रिसीजन से डिस्ट्रॉय कर दिया। जब भोलारी एयरबेस पर प्रिसीजन ब्रह्मोस मिसाइल स्ट्राइक किए गए तब पाकिस्तान का अवैकस एयरक्राफ्ट भी डैमेज हो गया और इसका कंफर्मेशन खुद रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल मसूद अख्तर ने दिया। अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एक फ्लाइंग रडार स्टेशन होता है जो रियल टाइम सर्विलियंस, अर्ली वार्निंग और फ्लाइट कोऑर्डिनेटिंग का काम करता है। इन शॉर्ट ये उड़ता हुआ रडार सिस्टम है। और सैटेलाइट इमेजेस ने भी कंफर्म किया कि भोलारी के हैंगर का रूफ 11 मई को उड़ा हुआ था, वहीं जहां पे पाकिस्तान का अवैक्स खड़ा था। इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के की एयरबेसेस पे प्रिजन स्ट्राइक किए जिसमें 20% ऑपरेशनल एयर पावर न्यूट्रलाइज हो गई। तो हमारी आर्मी ने दिखाया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल टेररिज्म को नहीं बचा सकता है। हमने पाकिस्तान के कई जो न्यूक्लियर से डायरेक्टली लिंक्ड या फिर इनडायरेक्टली लिंक जो एयरबेसेस थे वहां पे भी प्रिसीजन स्ट्राइक किए और इसके कारण पाकिस्तान के हालात ये थे कि वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया और इस रेडिएशन को बचाने के लिए USA इजिप्ट के प्लेन को बुलाता है। उनको तो डिस्ट्रॉय किया ही, रेडिएशन भी वहां से फैला। इसके साथ साथ जब हमारे एयर मार्शल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एकदम सिग्मा रिप्लाई दिया कि भाई मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। फेज 2 के बाद भी पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया लेकिन नतीजा सेम था। इस पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने 600 से ज्यादा ड्रोन्स भारत के मिलिट्री जोन्स के ऊपर भेजने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को भेजना इनके औकात के बाहर की चीज थी। लेकिन एक जगह हमारी कंट्री मात खा गई और वो था नैरेटिव वॉरफेयर, जहां पाकिस्तान झूठ पे झूठ फैलाता गया। हमारी कंट्री उसे काउंटर नहीं कर पाई, फिर वो चाहे रफाइल गिराने की बात हो या पाकिस्तानी आतंकवादियों को ठिकाने लगाने की बात हो। खैर यहाँ पे अमेरिका ने भी अपना दोगलापन दिखाया। उनके मीडिया हाउसेस ने बार बार रफाइल को टारगेट किया और S-400 को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उनके फाइटर जेट्स बिकते नहीं और साथ में रशियन डिफेंस सिस्टम को एक अपर हैंड मिलता। वैसे पाकिस्तानी आर्मी / गवर्नमेंट ने अपनी जनता को बेवकूफ बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। वैसे देखा जाए तो जब इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक फेक AI जनरेटेड आर्टिकल कोट कर रहे हैं और डमी एयरक्राफ्ट को गिराने के बाद पूरी दुनिया में हल्ला करके ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया के रफाल को गिरा दिया है पाईजान, तो इनकी जनता से समझदारी की उम्मीद करना ही बेवकूफी होगी। सो दिस वाज़न्ट जस्ट अ रिटेलिएशन, ये एक डिक्लेरेशन था कि नए भारत को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हम डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ खरीदते नहीं बल्कि बनाते भी है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हमारे पास अब अडानी डिफेंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी है जो मॉडर्न वारफेयर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स को नेक्स्ट लेवल लेकर जा रहे हैं। और इन सभी में सबसे ज्यादा योगदान किसी का अगर होगा तो वो होंगे हमारे देश के एक्स प्रेसिडेंट लेट APJ
APJ अब्दुल कलाम सर। तो अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी चीजें जैसे जैसे अपडेट होंगी तो एक और डिटेल और रिसर्च वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। बाकी तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। नमस्कार।